आंतरिक संरचना के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में आपने पहले पढ़ी लिया है थोड़ा बहुत। आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए गए अलग अलग ताप के आधार पर, दाब के आधार पर, घनत्व के आधार पर, एक ज्वालामुखी के आधार पर, भूकंपी स्रोत के आधार पर। ठीक है, सभी प्रमाणों में जैसे आपका कुछ प्रमाण है ताप, दाब और घनत्व, ज्वालामुखी, भूकंप, उल्का पिंड है ना, उनके आधार पर ही पता चलता है कि उल्का है जो जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था उसी समय पृथ्वी का भी निर्माण हुआ और उल्का का भी निर्माण हुआ है, तो दोनों की सिमिलरिटी देखने को मिलती है उल्का के आधार पे। और आपका जैसे खनन हो गया, माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग से भी हमें पता चलता है कि माइनिंग और ज्वालामुखी जो होता है ये प्रत्यक्ष प्रमाण के स्रोत होते हैं। कैसे प्रमाण के स्रोत होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के स्रोत होते हैं। ज्वालामुखी क्योंकि आंतरिक भाग से ही लावा निकलता है, उससे हमें सीधे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। और जो आपका माइनिंग होता है, माइनिंग में भी खुदाई की जाती है, 10 से 12 किलोमीटर के आसपास अगर खुदाई हो रही है तो उससे हमें पता चलता है कि 10 से 12 किलोमीटर के बीच में क्या पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। लेकिन सटीक जानकारी हम लगा नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग कितना, अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पहले ये तो कल पिछले क्लास में बताया था पृथ्वी का व्यास कितना होता है, इतना बताया था 12,756 किलोमीटर होता है, जबकि ध्रुवों पे जो होता है 44 किलोमीटर से कम होता है। 44 किलोमीटर ध्रुवों के भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम होती है, तो वो कितना होता है? ये तो भूमध्य रेखा का है, ये भूमध्य रेखा पर व्यास है ना, किसका व्यास है? ये पृथ्वी का। और ध्रुवों पे कितना होता है? 12,712। ठीक है, ये ध्रुवों पर होता है। तो अगर व्यास आपका ये है तो त्रिज्या क्या होती है? अच्छा, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा? 6,637। इसका ऊपर वाले को जो हम भूमध्य रेखा पे लेते हैं ना, बीच वाला भाग जो है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के आधार पे अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो व्यास होता है, व्यास तो यही है, त्रिज्या जो होगी कितनी होगी? 6378, लगभग हम 6370 मान लेते हैं। ठीक, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6378 किलोमीटर है। इतनी गहराई तक पहुंच पाना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर नीचे जाते समय बढ़ता है। और ऐसा क्यों होता है ये याद रखना। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6378 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो घनत्व में भी वृद्धि देखने को मिलती है, तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके कारण क्या क्या है? जैसे तापमान क्या है कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर 32 मीटर की गहराई में जा रहे हैं, 32 मीटर स्टार्टिंग जो आपका क्रस्ट होता है वहां से क्या होता है, प्रति 32 मीटर की गहराई पे आपका टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, ये इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कितनी मीटर गहराई पे कितना बढ़ता है। क्या ये हमेशा होता है? मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक समान क्या 32 के हिसाब से देखेंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस वही सेम रेशियो में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन समान रेशियो में नहीं बढ़ता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था भूमध्य रेखा पे जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है भूमध्य रेखा पे कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बढ़ती जाती है। या देशांतर रेखा की बात करेंगे तो भूमध्य रेखा पे उनकी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या थी? ज्यादा थी, लेकिन ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो रही है। ठीक, वही स्थिति से हम यहाँ पे कि शुरुआत में 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, किंतु जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हैं तो ये रेशियो कम होता चला जाता है। ठीक है, मतलब एक समान रूप से ये नहीं घटता कि हर 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। जैसे नीचे जाएंगे हम मेंटल के पास पहुंचेंगे, ठीक है, 2900 किलोमीटर पे मेंटल होता है आपका। ठीक है, वहाँ जब हम पहुंचेंगे उसके ऊपर से ही मतलब थोड़ा सा आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, सेम रेशियो में नहीं घटेगा। ठीक है, ये नहीं कि 32 मीटर पे
एक है तो अगले 32 मीटर, मतलब अगले 32 मीटर शुरुआत में आपका जो क्रस्ट होता है वहां पे तो लगभग सेम स्थिति होती है, किंतु जैसे जैसे नीचे जाते हैं स्टेनोस्फीयर के पास जो दुर्बलता मंडल होता है वहां पे फिर स्थिति बदलती है, फिर आपका वही जो रेशियो, ये रेशियो जो है बदल जाता है, मतलब फिर वो टेम्परेचर घटने का जो रेशियो है कम होता चला जाता है। टेम्परेचर घटने का जो रेशियो है वो कम होता, अचानक मतलब ऐसे नहीं वृद्धि होती रही, एक है फिर आगे और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर जैसे 32 है, अगले 32 में मानता हूँ कि अगले 32 में जो एक है वो घट के कितना 0.8 आ जाएगा, फिर और कम होता चला जाता है, ठीक है। और घनत्व तो क्या है, जैसे पृथ्वी का जैसे हम गहराई के साथ जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है, घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है गहराई के साथ, क्योंकि पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है, जो तापमान होता है वो तो गहराई के साथ में वृद्धि देखने को मिल रही है तापमान में, क्योंकि इसका रीजन क्या दिया गया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो रासायनिक संगठन है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और क्या रीजन दिया गया कि जो आपका दाब जो घनत्व है, घनत्व में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ये रीजन दिया गया कि घनत्व में जो वृद्धि होती है उसी वजह से आपके तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर जो आपका प्रेशर भी हाई प्रेशर लग रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो तापमान में वृद्धि होती है। तो ये जो आपके प्रमाण है घनत्व तापमान, ये उतने सटीक नहीं है जितने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में, जैसे आपका ज्वालामुखी है और उल्कापिंड वगैरह से पता चलता है, क्योंकि इनसे जो है सही जानकारी एकदम एग्जैक्ट मिल पाना कंफर्म नहीं है। अब जैसे मान लो ये प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट रहा है, नीचे जाने के बाद देखोगे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा तरल अवस्था में मिलेगा, मेंटल के ऊपर जो दुर्बलता मंडल होता है आपका, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे फिर ठोस अवस्था आती है, फिर और नीचे जाएंगे क्रोड आता है, क्रोड का ऊपरी भाग जो होता है तरल अवस्था में और नीचे का भाग जो होता है वो ठोस अवस्था में रहता है। तो तापमान से, घनत्व से और आपका क्या अवस्था है, दाब से, इससे सही जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की नहीं हो पाती है, ठीक। तो घनत्व वाला क्या है कि घनत्व में जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5, लगभग 5.5 ग्राम प्रति किलोमीटर क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर बना दो, ठीक, ये सेंटीमीटर में, ग्राम में है ना तो सेंटीमीटर में, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा और आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। जबकि शुरुआत पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है वहां पर घनत्व का जो अनुमान लगाया गया वो कितना है, 2.7 से लेके, जो क्रस्ट है आपका वहां पर पृथ्वी का घनत्व जो होता है वो 2.7 से लेके 3, लगभग 3 तक माना गया कि 2.7 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पृथ्वी का घनत्व होता है। किंतु जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेंटल में जाएंगे फिर वहां पे भी घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है, 3.5 तक पहुंच जाती है, ठीक है। 3.5 से लेके आपको 3.3 से लेके आपका 5.5 तक आ जाता है। फिर जब आपका क्रोड जाते हैं, क्रोड पे लगभग 12 से 13 के बीच में आपका घनत्व पहुंच जाता है। जो आपका क्रोड वाला भाग होता है वहां पे आपका औसत घनत्व जो होता है वहां पे क्रोड में और ज्यादा होता है, कितना होता है, लगभग 13 के आसपास होता है, ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इनसे सटीक जानकारी पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगा पाना मुश्किल है। तो अगला जो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत, सॉरी ये सब आप क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ताप हो गया, दाब हो गया, क्योंकि हम इसको बाहर से अनुमान लगाते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत तो है नहीं, ये सब क्या है अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इसमें लिखना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सुनना पहले स्रोत डालना, स्रोत एक तरफ लिखना प्राकृतिक स्रोत, दूसरी तरफ लिखना अप्राकृतिक स्रोत। कुछ प्राकृतिक है कुछ अप्राकृतिक है, उसमें भी कुछ प्रत्यक्ष होंगे कुछ अप्रत्यक्ष होंगे, ठीक है।
एक स्रोत और है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी तो उस समय कुछ परिकल्पना दी गई थी, इसमें आपका ग्रहण परिकल्पना आता है, ठीक है, द्वैतारक का रसेल का द्वैतारक आता है, लाप्लास का निहारिका आता है, वायव्य राशि या गैसीय परिकल्पना जो आती है वो किसकी है, कांट की है, ठीक है। और चिम्बरलिन एंड मोल्टान की जो ग्रहण परिकल्पना है, उन परिकल्पनाओं के आधार पर बताया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है। जैसे एक ग्रहण होता है, ग्रहण परिकल्पना, ठीक है, वो चिम्बरलिन और मोल्टान की है। उन्होंने माना कि जो पृथ्वी है का जो केंद्र भाग है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो कैसा है, ठोस अवस्था में, ठीक है। उन्होंने क्या माना, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है ठोस अवस्था में। एक और परिकल्पना थी गैसीय अवस्था वाली, जिसे हम वायव्य राशि की परिकल्पना कहते हैं या कांट की परिकल्पना कहते हैं। उन्होंने क्या माना कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसी गैसीय अवस्था का तरल अवस्था में उन्होंने माना, ठीक है। तो लोगों के बीच में मतभेद है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो एक प्राकृतिक स्रोत में लिखना ताप आधारित स्रोत, दाब आधारित स्रोत और घनत्व आधारित। कौन कौन से स्रोत है इसमें, तापमान आधारित, ताप आधारित, दूसरा है आपका घनत्व आधारित, तीसरा जो है आपका दाब आधारित, ठीक है। और प्राकृतिक वाले स्रोत में लिखना उल्कापिंड, ज्वालामुखी, ठीक है। उसमें क्या आएगा, प्राकृतिक में क्या है, उल्कापिंड के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, क्योंकि जब उल्कापिंड, कुछ ऐसे उल्कापिंड जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर पाते हैं, उनका जो वायुभाग होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल में जो कण पाए जाते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनकी घर्षण की वजह से जल जाते हैं, तो उसका आंतरिक भाग से बचा हुआ पृथ्वी पे पहुंच पाता है। तो उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा या कैसा है। उसमें कौन कौन सा, एक तो उल्का होगा, उल्कापिंड, उल्का बोलेंगे या उल्कापिंड बोलेंगे, उल्कापिंड बोलेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो पहुंच पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उल्कापिंड। और दूसरा क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है या ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें से लावा वगैरह निकलता है, लावा, धूल के कण, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या आंतरिक संरचना पृथ्वी की कैसी है, ठीक है। पहला लिखना घनत्व आधारित, अब इसमें से आप छांट सकते हो ना कि कौन सा प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है, और खनन भी आपका क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है। हम सीधा खनन करते हैं वो दिखाई देता है, जो सामने है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो सामने नहीं दिखाई, जो सामने नहीं उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोलते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष को और क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं, ठीक। पहला लिखना घनत्व आधारित, पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। घनत्व आधारित में क्या है, जो पृथ्वी का आंतरिक परत होता है उसका घनत्व ऊपरी परत के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। दूसरी लाइन में पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व, पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व ऊपरी परत का घनत्व 2.7 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होता है। तो ऊपरी भाग का घनत्व कितना होता है क्रस्ट का, भूपटपट्टी का जो घनत्व होता है वो 2.7 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर के बीच में होता है। एक अप्रत्यक्ष जो प्राकृतिक स्रोत थे उस प्राकृतिक वाले में एक प्राकृतिक स्रोत होता है भूकंपीय स्रोतों के आधार पे, उसको लिखाना भूल गया, उसको ऐड कर लेना। प्राकृतिक स्रोत वाले में प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा, भूकंपीय स्रोतों के आधार पे, ठीक है, वो छोड़ देना क्योंकि भूकंपीय स्रोत के आधार पे, और वो किस में जाएगा आपका अप्रत्यक्ष स्रोत में जाएगा, भूकंपीय स्रोत वाला उसमें ऐड कर लेना प्राकृतिक वाले में। तो भूकंपीय स्रोत के आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, और सटीक जानकारी मिलता है भूकंपीय स्रोतों के आधार पर, ठीक।
जबकि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व, जबकि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व पृथ्वी के केंद्र का घनत्व, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है अभी बताया था ना, लगभग कितना होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, इसको याद रखना, ठीक है। औसत घनत्व जो होता है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। ये एवरेज है, मतलब बीच वाला, ठीक है। पृथ्वी के अगर हम आंतरिक संरचना को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर आपका क्रोड आता है, ठीक है। अब इसमें तर्क लिखें, पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन। पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते। पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन एक समान नहीं होते। एक समान नहीं होते हैं, इसलिए सतह के अंदर की परतों में सतह से अंदर की परतों में जाने पर पदार्थ के भार में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि होती है, ठीक है। एक होते हैं एडवर्ड स्वेस। कौन होता है, एडवर्ड स्वेस। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसको 3 भागों में उन्होंने बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भाग। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। उनका नाम याद रखना, एडवर्ड स्वेस। इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उसको कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, ठीक है। ये आपका हो गया आपका भूपर्पटी, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद आपका मेंटल आएगा, मेंटल। फिर आपका ये क्या है, कोर या क्रोड, ठीक है, कोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने अब इसको जो बांटा है एडवर्ड स्वेस ने, उन्होंने किस आधार पे बांटा, रासायनिक तत्वों के संगठन के आधार पे बांटा। किस आधार पे बांटा था इन्होंने, रासायनिक तत्वों के संगठन के आधार पे बांटा था। सबसे पहला उन्होंने जो बताया था वो क्या था, सियाल, ठीक है, ठीक है, सियाल। इससे क्या बनेगा, सियाल से सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो क्रस्ट में क्या होता है, क्रस्ट में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। क्रस्ट में सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन होता है कैसी अवस्था में होता है, ठीक। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, सिलिकॉन होता है। फिर तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक, इस तरह फिर पोटेशियम। तो इसमें क्या है, जो ऊपरी भाग होता है वो सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। ये भारी तत्व है, उतने भारी नहीं है, बट भूपर्पटी में इनकी मात्रा ज्यादा है। ये भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा बात उन्होंने जो बताया था वो किसका था, सीमा, सीमा है, ठीक है, सीमा। सीमा मतलब क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम के बारे में बताया था।
दूसरा जो भाग होता है आपका मेंटल वाला वो किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। आपका जो ये मेंटल वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे पृथ्वी की जो आयतन होता है, पृथ्वी का आयतन होता है उसका 83% होता है। कितना परसेंट होता है? आपका जो मेंटल है वो पूरी पृथ्वी का आयतन का 83% होता है। जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाले को छोड़ दिया, ये आपका भूपर्वती और कोड मिला के सिर्फ 17% होते हैं। और अकेला मेंटल कितना होता है? 83% के आसपास होता है, 83% होता है लगभग, ठीक है। और ये जो बांटा गया है, जैसे आपका भूपर्वती होता है, इसकी मोटाई महासागरों में अलग और महाद्वीप में अलग होती है। जैसे भूपर्वती होता है, उसकी महासागरों में जो मोटाई होती है वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है, 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितनी होती है? 30। लेकिन कहीं कहीं पे और ज़्यादा है, जैसे आपका हिमालय भाग है, हिमालय वाले क्षेत्र में भूपर्वती की मोटाई कितनी बताई गई है? लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। इसको बाद में लिखाऊंगा, ठीक है। अभी जब आंतरिक भागों की संरचना की बात करूंगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक। तो भूपर्वती में महाद्वीपों पे अलग है और महासागरों पे अलग है मोटाई। और जो आपका भूपर्वती है वो सियाल से बना हुआ है, याद रखना। और मेंटल आपका किससे बना है? सीमा से। और लास्ट वाला जो कोर होता है वो किससे बना होता है? निकिल और फेरस, ठीक। इसको हम निफे बोलते हैं। निकिल और फेरस। ये आपका क्या? सियाल किससे बना होता है? इसको ऐसे लिखते हैं, सियाल। ये किससे बना होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और दूसरा आपका क्या है? सीमा। ये किससे बना है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और तीसरा आपका निफे है, ये किससे बना है? निकिल और आपका फेरस मतलब आयरन, ठीक है, मतलब आयरन, ठीक है, लोहा, इनसे मिलकर बना है। सबसे ऊपर क्या है? सियाल। इस बात को याद रखिए, सबसे ऊपर क्या है? सियाल। सियाल, सीमा, निफे, ऐसे याद करना, सियाल, सीमा, निफे। ये किसने डिवाइड किया था? एडवर्ड स्वेस ने डिवाइड किया। और जो आपका क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है? बेसाल्टी चट्टानों से निर्मित होता है। क्रस्ट आपका किससे निर्मित होता है? जो बेसाल्टी चट्टान होते हैं उनसे बना होता है आपका क्रस्ट। क्रस्ट किससे बना होता है? साइड में लिख लेना, कहीं पे जहाँ पे क्रस्ट लिखे उसको आगे निशान बना के लिख देना। क्रस्ट आपका किससे बना है? बेसाल्टी चट्टानों से। किससे बना है? बेसाल्टी चट्टानों से बना है। बेसाल्ट। बेसाल्ट कैसी चट्टान है? एक इग्निशियस रॉक है, आग्नेय सैल है। बेसाल्ट कैसी चट्टान है? एक आग्नेय चट्टान, ठीक है। ये पूछ रहा था कि बेसाल्ट कैसी चट्टान है, तो एक आग्नेय चट्टान है। और आपका भूपर्वती जो है किससे बना हुआ है? बेसाल्टी चट्टानों से निर्मित। आपका जो ये बीच वाला लास्ट वाला निफे होता है, जिसको हम निकिल बोलते हैं, निकिल और आयरन, ये भारी तत्व है। आयरन क्या है? भारी तत्व है, ठीक है। जैसे देखो, जब जहाँ पे दबाव, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वहां पे ठोस अवस्था में कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में न होने की बजाय वो ठोस अवस्था में संग्रहित हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा। लेकिन अगर प्रेशर लिमिट में है तो वो लिक्विड फॉर्म, जैसे आपका बर्फ है, अगर हल्का प्रेशर देते हैं तो क्या होता है? बर्फ आपका पानी में बदल जाता है, ठीक है। अगला में दाब आधारित स्रोत। दाब आधारित स्रोत, अगला स्रोत कौन सा है? दाब आधारित। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, दाब या प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? रासायनिक संगठन जो है, नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक प्लेट, फिर नीचे उसकी प्लेट, वो नीचे प्रेशर डालेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो नीचे जाने पे क्या होता है? दबाव बढ़ता है। द्रव्यमान बढ़ने से दबाव बढ़ता है।
और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे लेके पूछ सकता है, प्राकृतिक अप्राकृतिक इस आधार पे पूछ सकते हैं, ठीक है। या आता है प्री में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेंस में भी पूछेंगे, ठीक। और इसमें लिखना दाब आधारित। पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर आंतरिक परतों की ओर जाने पर तापमान और घनत्व के समान ही दबाव में भी वृद्धि होती है। तापमान और घनत्व के समान ही दाब में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी के ऊपरी परत के भार के कारण पृथ्वी के ऊपरी परत के भार के कारण गहराई के साथ दबाव में वृद्धि होती है। गहराई के साथ दाब में क्या होती है, दाब में वृद्धि होती है। ताप और दाब घनत्व के समान भी गहराई के साथ दाब में वृद्धि होती है। उसका रीजन क्या है, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, ऊपरी परत है, मतलब भारी है, उसका प्रेशर नीचे की तरफ पड़ता है। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय भी जो आंतरिक भाग है वो कैसा है पृथ्वी का, वो ठोस अवस्था में है, ठीक है। इसीलिए और मतलब ठोस अवस्था नहीं, भारी तत्वों से मिलकर बना है, निकेल और फेरस है भारी तत्व है, उनसे बना है। इस आधार पर बताया जा सकता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका उसका वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, भारी तत्व होंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, दबाव ज्यादा बनेगा। इस वजह से बताया गया कि नीचे जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे दाब में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तापमान में भी नीचे जाने पे वृद्धि देखने को मिलती है, दाब में भी वृद्धि देखने को मिलती है और घनत्व में भी वृद्धि, तीनों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो याद रखना, पूछा सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर दाब में वृद्धि घटती है या बढ़ती है, या तापमान में वृद्धि घटती है या बढ़ती है। स्टेटमेंट में पूछ सकता है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब वन लाइनर में पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट बना के दे देंगे। तो ये सिंपल है, लेकिन भूलना मत कि गहराई के साथ तापमान में कमी होती है कि वृद्धि होती है। तो गहराई के साथ इन तीनों में क्या होता है, तीनों में वृद्धि होता है। ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। अगले है गुरुत्वाकर्षण, ताप आधारित स्रोत। ताप आधारित स्रोत कौन सा स्रोत है, ताप आधारित स्रोत, ठीक है। अभी बताया था कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 1 डिग्री। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है उसकी वृद्धि होती है। और गहराई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। रासायनिक संगठन ही ऐसा है कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर की वजह से तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। घनत्व अधिक है तो घनत्व बढ़ता है तो तापमान भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री है, ठीक है, एक एवरेज है, तो शुरुआत में अगर मान लो 32 मीटर है, जैसे जैसे आते हैं अगला जैसे 660 है, 660 मीटर की गहराई पे, वहाँ पे टेम्परेचर में जो वृद्धि है 1900 केल्विन है। उसके बाद आपका जैसे 2900 आता है, ठीक, 2900 आता है तो वहाँ पे कितना है, 3000 है, 3000 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग स्थानों पे पृथ्वी का जो तापमान है, आंतरिक भाग का तापमान है, वो नीचे जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। नीचे जाने पे तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ये एक समान नहीं होता। क्या नहीं होता, एक समान वृद्धि नहीं होती कि प्रति 32 मीटर की गहराई पे आंतरिक क्रोड तक आपका जो कोर वाला भाग है वहां तक 32 में ही डिवाइड नहीं है कि हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो। जैसे नीचे जाएंगे कि ये 32 मीटर जो है हो सकता है अगले 60 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि प्रति 32 मीटर की गहराई में क्रोड में जैसे 32 मीटर पहुंचे तो वहां भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि नहीं होती। वहां पे गहराई के साथ में तापमान में वृद्धि जो होती है धीरे हो जाती है। तापमान में वृद्धि की बात करो, वैसे तापमान तो वृद्धि ऊपर से नीचे जाने पे तापमान क्या होता है, वृद्धि होती है, लेकिन गहराई के साथ तापमान में वृद्धि जो होती है वो स्लो होती है।
मतलब समझे? नहीं समझ में आपको? जैसे शुरुआत में मान लो प्रति 32 मीटर की गहराई पे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले 32 मीटर की गहराई पे 0.8, तो ये तापमान में कमी हो रही। लेकिन अगर यहाँ पे ये कमी की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज कमी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मानता हूँ कितना है, 17 डिग्री है, और यहाँ पे एक बढ़ा था, पहले ऊपर का मानो 17 है, एक वृद्धि होगी, जैसे नीचे जाएंगे तो 18 होगा, लेकिन अगला जो होगा कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए था, 19 नौ के कितना हो, 0.8 आया होगा, तो 18.8। गहराई के साथ तापमान में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जो प्रतिशत कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे। प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की शुरुआत में क्रस्ट में आपको देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गहराई के साथ नीचे बढ़ते हैं वो तापमान में जो वृद्धि, तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ, तापमान में वृद्धि जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, वो कम होता है। इसमें लिखना, गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। अब प्रति 32 मीटर पे कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है प्रति 32 मीटर, प्रति लगा देना, ठीक है, ये प्रति है, ये एवरेज लिया जाता है, ठीक है, ये एवरेज है। और डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि 32 मीटर की गहराई पे कितना टेम्परेचर की वृद्धि होती है, लेकिन आंतरिक भाग में जाने पर नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग याद करते हैं ना अक्षांशों वाला कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, लेकिन हमेशा हर जगह ऐसा नहीं होता है, भूमध्य रेखा पे कम होती है, ध्रुवों पे जाने के बाद अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो लेकिन हम लोग औसत में याद करते हैं कि 111 या 69 माइल होता है 2 अक्षांशों के बीच में। वैसे ही देशांतर में लोगों को ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि देशांतर सबको पता है ये आकृति बनेगी तो बीच में ज़्यादा रहेगा, ऊपर कम रहेगा, लेकिन अक्षांशों का जब पढ़ते हैं सीधी सीधी लाइन पढ़ते हैं और लगभग एक समान देखते हैं, तो यही लगता है कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ध्रुवों तक जाने पर भी एक समान रहेगी, लेकिन एक समान नहीं रहती। जैसे जैसे ध्रुवों की साइड बढ़ते हैं वो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ती चली जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पे क्या होती है, कम होती है। भूमध्य रेखा पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कम होती है, जबकि ध्रुवों पर ज्यादा होती है, ठीक। वैसे देशांतर में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, देशांतर में भूमध्य रेखा पे ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पे पहुंचने पे कितना हो जाता है, 0 हो जाती है। कब मतलब 0, एकदम पोल पे पहुंचेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो ध्रुवों पर कितना होता है, 0 डिग्री वहाँ पर होता है। वैसे इसमें भी होता है, नीचे जाने पे तापमान में वृद्धि होती है, पूरे तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो प्रतिशत वृद्धि होती है वो कम होती जाती है। तो इसमें ना गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलता लावा, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसमें क्या निकले थे, लावा निकले थे, लावा, गीजर, गर्म पानी वगैरह, ठीक है, ये सब निकलते हैं। इससे भी पता चलता है हमें कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। ये सब कहाँ से निकलते हैं, दुर्बलता मंडल से निकलते हैं, तो उससे हमें अनुमान लग सकता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, आंतरिक मतलब नीचे आपका क्रस्ट से नीचे वाला भाग जो है वो कैसा है, तरल अवस्था में। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, इससे पता चलता है तरल अवस्था में, ठीक। और आपका लावा जो होता है गर्म होता है, तो आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि को भी ये शो करता है कि वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी वजह से लावा का क्या होता है, वो इसका तापमान तो अधिक होता है ना लावा का, ठीक है। गीजर क्या है, गीजर मतलब गर्म पानी, ठीक। और धुआं भी निकलते हैं, धुआं भी यहाँ से निकलता है। अगला है पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर, अच्छा ये लिखिए, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। अच्छा वही लाइन से, तापमान में तीव्र गति से वृद्धि, तापमान में तीव्र गति से वृद्धि एक निश्चित गहराई तक होती है। तापमान में तीव्र गति से वृद्धि एक निश्चित गहराई तक होती है। इसके पश्चात यह वृद्धि, तापमान में तीव्र गति से वृद्धि एक निश्चित गहराई तक होती है, निश्चित गहराई तक होती है। इसके पश्चात यह वृद्धि मंद, इसके पश्चात यह वृद्धि मंद गति से होती है, ठीक है। शुरुआत में बताया था कि गहराई के साथ में तापमान में जो वृद्धि होती है, वृद्धि की गति होती है वो स्लो हो जाती है।
मतलब मंद हो जाती है। लेकिन शुरुआत में ही आपकी जो तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिलती है, बाद में वृद्धि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान उच्च होता है, मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक। तापमान में वृद्धि के साथ साथ दबाव में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है। केंद्र की सतह से अगर सतह से केंद्र की तरफ जाएंगे तो तापमान में भी वृद्धि होती है, उसके साथ साथ किसकी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन जब हम आपके वायुमंडल की बात करते हैं तो जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे दाब कम होता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है ना, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे दाब कम होता है। उच्च दाब तो निम्न दाब एक दूसरे के साथ में होता है, ये नहीं पता नहीं। उच्च दाब जहाँ पे होता है, जैसे आपका जो चक्रवात बनता है, निम्न वायु दाब का केंद्र हो जाता है। ठीक, और पथ चक्रवात में क्या होता है, बीच में उच्च वायु दाब का केंद्र होता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है, जहाँ पे दाब ज़्यादा होता है वहाँ पे टेम्परेचर आपका कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे दाब कम होता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखने को क्या मिलती है कि गहराई के साथ तापमान में और दाब दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला लिखना उल्का पिंड, किसके आधार पर उल्का पिंड लिखा गया। जब उल्का पिंड की उत्पत्ति हुई थी, सौरमंडल की उत्पत्ति के समय ही पृथ्वी और उल्का पिंड वगैरह सबकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात सौरमंडल जो आपका सूर्य है, जिस पदार्थों से बना हुआ, जिन पदार्थों से बना हुआ है उन्हीं पदार्थों से आपका उसी का विघटन हुआ जिसके फलस्वरूप की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो उससे एक अनुमान, उल्का पिंड की भी उत्पत्ति उसी से हुई है। तो हम ऐसा मतलब सिमिलरिटी देखने को मिलती है दोनों में कि उल्का पिंड जिससे बना होगा उसी से आपकी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ होगा। जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, उसका जो बाह्य भाग होता है वो क्या होता है, जल जाता है, तो सिर्फ आंतरिक भाग बचा रहता है। तो आंतरिक भागों की तुलना हम पृथ्वी के आंतरिक भाग से कर सकते हैं और दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें लिखना थोड़ा सा, अंतरिक्ष से आने वाले अंतरिक्षीय पदार्थ, अंतरिक्ष से आने वाले अंतरिक्षीय पदार्थ अंतरिक्षीय पदार्थ जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। केवल भारी उल्कापिंड ही केवल भारी उल्कापिंड जिनका केवल बाहरी हिस्सा, केवल भारी उल्कापिंड जिनका केवल बाहरी हिस्सा ही जल पाता है, केवल भारी उल्कापिंड जिनका केवल बाहरी हिस्सा ही जल पाता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाते हैं। उल्कापिंड की उत्पत्ति भी सौरमंडल के निर्माण के समय हुई थी। उल्कापिंड की उत्पत्ति कब हुई थी?
की उत्पत्ति जो थी सौरमंडल के निर्माण के समय हुई थी। सौरमंडल के निर्माण के समय हुई थी। सौरमंडल के निर्माण के समय हुई थी। इस प्रकार यह बहुत हद तक विश्वसनीय है। इस प्रकार यह बहुत हद तक विश्वसनीय है कि उल्कापिंड और पृथ्वी, बहुत हद तक विश्वसनीय है कि उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों एक समान, उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों एक समान तरह के पदार्थों से बने हुए हैं। एक समान तरह के पदार्थों से बने हुए हैं। अगला है भूकंपीय तरंगे। इसके बारे में देखेंगे। भूकंपीय तरंगे, भूकंपी तरंगे जो होती है 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी। सी मतलब एस मतलब क्या होता है, द्वितीयक या सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। और एल मतलब आपकी जो होती है, इनको हम लव वेव्स बोलते हैं या धरातली तरंगे के नाम से, धरातली तरंगे कही जाती है उनको। ठीक है। अब तीनों तरंगों की गति जो होती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अलग अलग होती है। जो एपिसेंटर होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति या जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और उसके समकोण पर स्थित जो ऊर्ध्वाधर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र जिसको बोलते हैं। ठीक। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूकंप की उत्पत्ति केंद्र से 3 तरंगे निकलती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे। और जो एल तरंगे होती है वो धरातल पे होती है। और तीनों तरंगों की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। पी तरंगों की गति जो होती है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एस तरंगों की गति होती है, फिर आपकी एल तरंगों की गति होती है। पी तरंगे जो होती है वो कैसी होती है, वो ध्वनि तरंगों के समान चलती है। किन तरंगों के समान चलती है, ध्वनि तरंगे। जैसे ध्वनि तरंगे चलती है, कैसे, अनुदैर्ध्य। किस रूप में चलती है, अनुदैर्ध्य के रूप में चलती है। जबकि एस तरंगे जो होती है वो प्रकाश तरंगों के समान चलती है और वो अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और जो तीसरी लास्ट तरंगे होती है वो दोनों अवस्था में देखने को मिलती है, जो धरातली तरंग जिसको कहते हैं, एल तरंगे कही जाती है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ तरंगे हैं, पी स्टार, एस स्टार, पीजी और एस जी। ठीक है, इनके बारे में अभी आगे बताता हूँ। ठीक है। जो पी तरंगे होती है उनकी गति जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक है। किनकी गति सबसे ज्यादा होती है, पी तरंगों की गति जो होती है सबसे अधिक होती है। जो पी तरंगे होती है उनकी गति सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद फिर एस तरंगों की गति होती है, फिर आपका एल तरंगों की गति देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा किसकी गति होती है, पी तरंगों की होती है, फिर एस, फिर आपकी एल तरंगों की गति होती है। जो पी तरंगे होती है वो तीनों अवस्था में चल सकती हैं। तीनों मतलब ठोस, द्रव, गैस। तीनों अवस्था में कौन सी तरंगे चल सकती हैं, पी तरंगे। जबकि आपका एस तरंगे होती है वो द्रव अवस्था में नहीं चलती, वो किस में चलती है, सिर्फ ठोस अवस्था में चल सकती है। जब पी तरंगे तीनों अवस्था में चलेंगी तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग जो होगा वो द्रव्य अवस्था में भी हो सकता है और आपका ठोस अवस्था में भी होगा, ऐसी अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन जब आपकी एस तरंगे होती हैं वो क्या दिखाती है कि बीच में कोई, अगर उसके जो आकृति बनाएंगे अभी, तो अगर जहां से एस तरंगे नहीं जाएंगी उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बीच वाला पार्ट कैसा है, कौन सी अवस्था है, द्रव अवस्था है। उससे क्या पता चलेगा, द्रव अवस्था। ठीक। और जो धरातली होती है वो तो ऊपर होती है, वो क्रस्ट वाले भाग में ऊपर चलती है। सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती है, खतरनाक मतलब जो धरातल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी वही होगी, जो धरातल तक पहुंचेगी, तो वो एल तरंगे यानी धरातल तरंगे जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है। अब इसमें लिखना, पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में संचलन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है।
उत्पत्ति होती है। और ये जो तरंगे होती है, जिस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में, बिल्कुल पृथ्वी के आंतरिक भागों में तरंगों की उत्पत्ति होती है, सेम स्थिति हम तालाब में जब किसी पत्थर को फेंकते हैं तो सेम स्थिति दिखाई देती है वहाँ पे भी। उसके ऊपर पार्ट पे कैसे तरंगों की स्थिति चल रही है, आंतरिक भागों में तरंगों की स्थिति पर। अब इसमें लिखना, जो भूकंपी तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होता है भूगर्भिक और एक धरात्मिक। कितने प्रकार की होती है भूकंपी तरंगे? दो प्रकार की होती है। एक होता है भूगर्भिक, भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में चलने वाली तरंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, पी और एस तरंगे। कौन कौन सी तरंगे हैं? पी और एस तरंगे। उसके अलावा उसको हम पी जी, एस जी और पी स्टार और एस स्टार में हम डिवाइड कर देते हैं। कितनी प्रकार की होती है? दो, एक भूगर्भिक, दूसरा कौन सा? धरात्मिक। धरात्मिक। अब भूगर्भिक कौन कौन सी है? प्राथमिक तरंगे, जिनको हम पीएस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्वितीय, द्वितीयक तरंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? एस वेव्स। भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव्स होती है, दूसरी एस वेव्स होती हैं। जो प्राथमिक तरंगे होती है, प्राइमरी वाली, वो ठोस द्रव तीनों अवस्थाओं में चलती है। इनकी गति जो होती है वो तीव्र होती है। सबसे अधिक गति किसकी देखने को मिलती है? पी तरंगों को देखने को मिलती है। इनका जो संचरण होता है, मतलब कैसे चलती है, वो अनुदैर्घ्य होती है। कैसे चलती है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य मतलब जैसे ये प्राथमिक तरंग है, ये स्थिति रहती है, ठीक है। शुरुआत में मान लो यहाँ पे रहेगा ये, और अगर दूसरी स्थिति क्या है, मान लो यहाँ से निकली है, फिर यहाँ पे तरंगों की गति स्लो हुई, फिर यहाँ पे बढ़ जाती है। ये जो स्थिति होती है किसकी होती है? प्राथमिक तरंगों की होती है। अगर प्राथमिक मतलब ये अनुदैर्घ्य की है, क्या दिखा रहा है? अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ वाला द्वितीय तरंग कैसी होती है? इस अवस्था में चलती है, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती है? प्रकाश तरंगों के समान होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी होती है? ध्वनि तरंगों के समान चलती है। और इसमें लिखना अंतर तीनों के। भूगर्भीय तरंगे एक साइड लिखना, दूसरी साइड क्या लिखना? धरात्मिक तरंगे। भूगर्भीय तरंगे दूसरी साइड में, इसको भी दो पार्ट में कर लेना। और एक साइड क्या रहेगा आपका? धरातली तरंगे। और इसमें कौन कौन से दो पार्ट हैं? इसमें भी आपका आ जाएगा प्राथमिक, और ये कौन सी तरंग है? द्वितीय। तो प्राथमिक तरंगों की गति जो होती है कैसी होती है? वो अनुदैर्घ्य होती है। इनकी गति क्या है? अनुदैर्घ्य। जबकि द्वितीय तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। द्वितीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती है, और धरात्मिक तरंगे जो होती हैं वो दोनों अवस्था में, वो ध्वनि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों अवस्था में होती है। इनकी गति के आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? गति इनकी जो होती है वो सर्वाधिक होती है, और इनकी पी तरंगों से कम होती है। जबकि धरातली तरंगों की गति जो होती है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। जो प्राथमिक तरंगें होती है वहां पे संचरण कर सकती हैं तीनों अवस्था में,
तीनों अवस्था में कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। जबकि आपकी जो द्वितीयक तरंगें कैसी होती है? केवल मतलब वो द्रव में नहीं चल सकती है। जो द्वितीयक तरंगें होती है वो द्रव में ट्रेवल नहीं करती, यात्रा नहीं कर सकती है। और ये केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती है। इसमें लिखिए केवल ठोस माध्यम में गति करती है, द्रव अवस्था में नहीं चल सकती है। केवल ठोस अवस्था में हमें गमन करती है। केवल ठोस अवस्था में गमन करती है, तरल अवस्था में नहीं। ये तरल अवस्था में गति नहीं करते हैं। जबकि आपका धरातलीय तरंग क्या है? ठोस अवस्था है, तो वहां पे ये ठोस अवस्था में गमन करते हैं। किसमें? किस अवस्था में गमन करती है? ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस अवस्था में गमन करती है। सबसे खतरनाक तरंगें कौन सी है? सबसे जो विनाशकारी तरंगें जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचेंगी, तो सबसे कम कौन सी होगी? पी कर अगला लाइन लिखना विनाशकारी के आधार पे। सबसे कम विनाशकारी और सबसे ज्यादा विनाशकारी बस लिखना। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? एल तरंग, जिसे धरातल तरंग बोलते हैं। सबसे विनाशकारी, सबसे अधिक विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? एल तरंगें। एल तरंगें जो होती है सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इनकी गति सबसे मतलब कम होती है, 5 से 6, ये 6 से 7, 6 से 8 के आसपास जाएंगे। जैसे जैसे जाएंगे आगे बढ़ेंगे गति इसकी बढ़ती चली जाती है, मतलब जो उनका वेग होता है वो अधिक होता है। गतियों के आधार पे भी देख, जब इनका विभाजन करते हैं, जो आपका मेंटल है, भूपर्पटी है, सॉरी असंबद्धता की जब हम बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो डिसकंटिन्यूटी कितनी है? लगभग 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका पहला कौन सा है? मोहे है। दूसरा कौन सा? गुटेनबर्ग है। फिर उसके बाद भी उनके पार्टों को भी, भूपर्पटी के भी 2 भागों में बांट दिया गया है, मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया गया और कोर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो वहाँ भी एक असंबद्धता देखने को मिलती है। वो जो इसका डिसाइड किया जाता है वो भूगर्भीय तरंगों की गति के आधार पर किया जाता है। भूगर्भीय तरंगें जो होती है, जिस गति वहाँ पे जितना अंतर पाया जाता है, जैसे एक परत से दूसरी परत से आपका भूपर्पटी ले लो, तो भूपर्पटी के 2 भागों में बांट देने का कारण क्या है? कि उसके निचले भाग में इनकी गति अधिक है, जैसे ऊपर गए पी तरंगों की गति वहाँ पे बदल जाती है, उस मतलब उससे कम हो जाती है। वैसे मेंटल वाले पार्ट में निचले भाग में अधिक है, उसके ऊपर कम है। तो भूगर्भीय तरंगों की गति के आधार पे आपका पृथ्वी के आंतरिक भागों को भी बांटा गया। ठीक है, उसको आगे लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान कौन पर पहुंचाता है? एल तरंगे पहुंचाती है। एल तरंगों की खोज किसने की थी? किसके नाम पे पड़ा है एल तरंगे? उनका नाम है AEH लव। एल तरंगों का नामकरण किसके आधार पर पड़ा? AEH लव है। ठीक है, उनके आधार पे इनका नामकरण पड़ा। एल तरंगे इसलिए खा गए। जो इनका छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र मतलब अब जैसे अभी ये देखा है ना, इससे आसान हो जाएगा फिगर बनाना और याद भी करना। जो पी तरंगें होती हैं किसमें ट्रेवल करती हैं? तीनों में गमन करती हैं। और जो एस तरंगें होती है किसमें गमन करती है? और किसमें नहीं करती है? अवस्था में वो गति नहीं करती। जो पी तरंगों की छाया बनेगी वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, जबकि एस तरंगों की छाया जो होगी वो कम, ज्यादा भाग वहाँ पे, हाँ सॉरी, छाया किसमें ज्यादा होगी? पी में होगा या इसमें होगा? एस में होगा। हाँ, तो छाया वहाँ पे कम बनेगा, पूरा कवर कर ले रहा है वो एरिया, तो
वहां पे छाया कम होगी ना, छाया तो सबसे ज्यादा किसमें बनती है, एस में बनती है, ठीक है, जो आपकी छाया वाला नेत्र होगा। मतलब अब बताओ यहाँ पे तरंगे निकल के आ रही है ऐसे ऐसे, ये बीच वाला आपका द है, अगर ये पी तरंगे होंगी तो ट्रेवल तो कर लेंगी, इनका इमेज तो यहाँ पे छाया कहाँ से बनेगा, पूरा कवर कर रही है। अगर यही एस तरंगे होती तो यहाँ से कोई तरंगे आ रही है ऐसे ऐसे, और यहीं से ये डाइवर्ट हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा कैसा होगा, छाया, क्या बनेगा इधर, छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका होता है, एस तरंगों की होती है, पी तरंगों की छाया क्षेत्र कम होती है। ठीक है, अगर आपका फोकस यहाँ पे है, मान लो फोकस मतलब जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति, जो भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, फोकस से होती है, ठीक, और आपका ये इनर पार्ट है, ठीक। अब यहाँ से फोकस को हम मानते हैं 0, ठीक है, यहाँ से कोई भी पी तरंगे निकलेंगी, ट्रेवल करेंगी, जो पी तरंगे होती है कैसे, वृत्ताकार, कैसे, लगभग वृत्ताकार गति में गमन करती है, जो जितनी भी तरंगे होती है कैसे गमन करती है, वृत्ताकार। जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंको सीधा तो उसकी भी गति आप देखते हो वृत्ताकार बनती है। ये आपका क्या है, फोकस है। अब मान लो कि कोई यहाँ पे आएगा तो ये ट्रेवल करेगा, फिर ये घूमेगा, क्योंकि इसका लिक्विड पार्ट है तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी ना। कोई भी प्रकाश या कोई भी ध्वनि, ध्वनि की गति से चलती है ना, पी तरंगे, पी तरंगे किसके गति के समान चलती है, ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे जो होंगी ठोस अवस्था में कैसी होती है, ज़्यादा होती है या लिक्विड में ज़्यादा होती है, ठोस अवस्था में ज़्यादा होती है, और जैसे लिक्विड में जाएंगी क्या होंगी, कम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंगों की गति किसमें होती है, मतलब किसी पदार्थ का नाम बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में होती है या किस में होती है, ठोस तरंगों की गति, सॉरी ध्वनि तरंगों की जो गति होती है निर्वात में कितनी होती है, अनंत या कितना, मतलब क्वेश्चन है मेरे लिए, कितना, अनंत या 0 या कुछ वैल्यू 332। ध्वनि तरंगों की गति जो होती है वो निर्वात में 0 होती है, कितनी होती है, 0। जबकि प्रकाश, ये जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है, प्रकाश तरंगों की गति निर्वात में कितनी होती है, तीन गुणा 10 की 8 मीटर पर सेकंड। कौन कौन सहमत है इनसे, हाथ उठाओ, कितनी होती है, कोई सहमत है, तो आंसर तो क्या होगा, इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है। अच्छा, जो इन्होंने आंसर दिया था, मान लो एक बार कि 3 गुणा 10 की घात 8 प्रकाश की गति है, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, हाँ, लेकिन जो इन्होंने बोला क्या वो सही बोला था पूरा, नहीं, जो इन्होंने बोला था मात्रक के साथ में, वो मात्रक भी सही है गलत है, ध्यान दिया आपने, हाँ, ठीक है, यूनिट ध्यान देना सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी होती है, त्वरण होता है, मतलब एक्सेलरेशन होती है या त्वरण, अच्छा क्या होता है, वेग, तो मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही था, मीटर पर सेकंड होता है। अब इसमें लिखना तरंग छाया पी और एस तरंगों का वक्राकार पथ में गमन, पी व एस तरंगों द्वारा, पी व एस तरंगों द्वारा वक्राकार पथ में गमन, वक्राकार पथ में गमन, वक्राकार पथ में गमन तथा छाया क्षेत्र का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के संगठन पर प्रकाश डालता है।
जैसे आपका ये एरिया मान लो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल इधर, 90 लगभग इधर बनेगा। तो जो पी तरंगे होती हैं उनकी जो छाया शैडो एरिया बनता है पी तरंगों की, वो 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 103 से 143। इसको हम अगर मिलाएंगे सीधा तो ये आपका क्या होगा? 180, 180 इधर बनेगा, ठीक। और इधर 90 हो गया, 90 इधर हो गया, तो आपका जैसे आगे आओगे तो एक एरिया बनेगा यहाँ पे, मान लो सीधा लेके आओ, यहाँ पे 103 हो जाएगा। और ये जहाँ पे जब मूवमेंट होगा, क्योंकि ध्रुव अवस्था में आएगी, यहाँ पे स्पीड कम होती है, फिर ये घूम के यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा ट्रेवल करेगा यहाँ पे। ये आपका जो एरिया बनता है वो 143 का है, 143 का डिग्री है। वही सेम स्थिति यहाँ बनेगी, 103 का यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से मतलब एक प्रकाश आई, तरंगे आई, फिर यहाँ पे ट्रेवल करेंगी, लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड है, ठीक है, ये द्रव अवस्था का है। यहाँ पे करेंगे तो फिर ये ऐसे घूमेगा, यहाँ पे फिर एंगल बनाएंगे, यहाँ पे गति फिर बढ़ जाएगी, ठोस अवस्था में जाने के बाद धन की गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मूवमेंट अलग दिखाई देगा, दोनों सीधी नहीं आएगी, जैसे ये सीधी सीधी आ रही है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, गति इतनी क्या होगी? बदलेगी। द्रव अवस्था में जाने के बाद ध्वनि की गति अलग हो जाती है, जबकि ठोस अवस्था में अलग होती है। तो ये मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलती है, थोड़ा सा कर्व बनाती है, फिर आगे जाने के बाद फिर जैसे बाहर आएंगे फिर कर्व बनाएंगी। प्रकाश की गति जैसे हम पढ़ते हैं ना, परावर्तन अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है, वैसे ध्वनि भी होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाएंगी तो अलग होंगी, और द्रव से फिर वापस जब ठोस में आ रही है तो यहाँ भी परावर्तन और अपवर्तन का नियम लागू होता है, ठीक है। यहाँ भी जैसे परावर्तन का नियम क्या है पता? तीनों एक ही साइड में होते हैं, साइन, ये परावर्तन में होता है या अपवर्तन में होता है? ये अपवर्तन का है। साइन आई जब हम बात करते हैं, साइन आई और साइन आर, वो स्नेल का नियम है, वो किसमें? अपवर्तन में। इसमें हम बोलते हैं जो परावर्तन कोण होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें भी परावर्तन देखने को मिलता है, परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। तो ये एंगल जो है यहाँ पे कितना होता है? 143, ठीक है, 143। तो जो आपका पी तरंगे होती है इस एरिया में, फिर वापस यहाँ से ये कवर हो जाता है, तरंगे आएंगी, पी तरंगे आएंगी, इसको कवर कर लेती है। तो जो इनका शैडो एरिया बनता है सिर्फ यही क्षेत्र बनता है, ये जो एरिया है और ये एरिया, लिक्विड होने, बीच में लिक्विड होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जो पी तरंगे लिक्विड है, लिक्विड होने की वजह से ऐसा होता है कि ये पी तरंगे यहाँ गमन तो करती हैं, लेकिन इस एरिया में इतना स्पेस छोड़ देती है कि रीजन यहाँ पे जो गति है इनकी वो बदल जाती है। गति पी तरंगों की अर्थात ध्वनि गति, पी तरंगे मतलब ध्वनि गति, ध्वनि तरंगों की गति अलग होती है द्रव में और ठोस अवस्था में अलग होती है, जिस वजह से इस वाले क्षेत्र में आपका क्या होता है? शैडो एरिया बन जाता है। यहाँ पे कर्व मतलब परावर्तन अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, और ये जो छाया इनकी जो तरंगे होती हैं इस वाले एरिया में 143 से 143 के बीच में इनकी तरंगे गमन करती हैं, जबकि 103 से 143 के बीच में ये छाया क्षेत्र या शैडो एरिया छोड़ देती है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका एस तरंगों का होता है, ठीक है। एस तरंगे जैसे आपका बीच में ये द्रव अवस्था है, ठीक है, ये 103 से होती है, ठीक है, यहीं से, क्योंकि हम जो स्थिति इसके लिए होगी सेम इसके लिए भी, क्योंकि द्रव अगर 103 पे ये घूम रहे हैं तो इसका मतलब लिक्विड वाट बीच में है, यहीं से ये भी घूमती है, और ये बस ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, कौन? एस तरंगे। जब लिक्विड में ट्रेवल नहीं करेंगे तो ये जो शैडो एरिया बना हुआ है, सॉरी, ये जो तरंगे यहाँ पे आ रही है पी तरंगों की वजह से, वो एस तरंगे यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। जैसे पी तरंगे यहाँ पे आ गई है ना, जबकि एस तरंगे इस वाले एरिया को भी नहीं कवर कर पाती है, आगे द्रव से जाएंगे ही नहीं, द्रव में ही विलीन हो जाती है। तो ये वाला ये जो एरिया ये तो है ही शैडो, इसमें भी शैडो सेम रहेगा, बट ये वाला एरिया पी तरंगों में है, तरंगे यहाँ पे गमन कर रही है, जबकि एस तरंगे इस वाले क्षेत्र में गमन नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो हो जाएगा कैसा होगा? छाया क्षेत्र बनेगा। तो ये भूकंपी क्षेत्र होंगे। तो इसमें जो विनाशकारी स्थिति हम दिखाते हैं, तो ये भूकंप वाले क्षेत्र पी तरंगों की वजह से इतना ही इतना है, थोड़ा है, जबकि एस तरंगों की वजह से क्या होगा? ज्यादा क्षेत्र बढ़ेगा, और धरातल की वजह से और ज्यादा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका फोकस ये है, यहाँ से तरंगे निकल रही है, ठीक है। तो ये आपका कितना है? मान लो 103 है, और यहाँ पे कहीं 90 है, लगभग बीच में मिलते 90,
और ये वाला जो एरिया होता है वो 103 और ये आपका लिक्विड है। तो जब ये यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तरंगे तो आएंगी, लेकिन द्रव में जाने के बाद विलीन हो जाती है, क्योंकि द्रव में ऐसे तरंगे गमन नहीं करती थी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपका, ये छाया क्षेत्र है, शैडो एरिया है। इधर ये छाया क्षेत्र है और इधर ये वाला छाया क्षेत्र है, शैडो एरिया। ठीक है, तो किसका शैडो एरिया ज्यादा होता है? इस तरंगों की शैडो एरिया ज्यादा होता है, उससे याद रहेगा। क्योंकि बीच में लिक्विड, इससे क्या पता चलता है कि बीच में पृथ्वी का आंतरिक भाग वो कैसा है, लिक्विड अवस्था में है, इसीलिए इस तरंगे ट्रेवल नहीं करती है, जिसकी वजह से उनका शैडो एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है। 103 से 103 के बीच में होता है। बीच में क्या होता है, ये 180 होता है। यहाँ पे क्या होता है 180, ठीक है, 180 इधर और फिर इसके 180 के इधर, दो अलग अलग साइड है। 103 से 180, फिर 103 से फिर 180, मिला के हम बोलते हैं 103 से 103 के बीच में होता है। ठीक, और वैसे उसका कितना होता है, 103 से 143 इस साइड में, फिर 103 से 143 के बीच में। ठीक है, तो याद रहेगा ना। और इसको याद रखने का सीधा यही रूल है कि बीच में द्रव अवस्था होती है, तो ये जो द्रव अवस्था में गमन भी कर लेती थी, जिसकी वजह से 143 के बाद नहीं बनता था, 143 से 143 के बीच में नहीं बनता, और उसमें वही वाला ऐड हो जाएगा। तो 103 से 103 बोल देना। शुरुआत वाले नंबर दोनों के सेम है, देखो 103 यहाँ भी, 103 वहाँ भी। यहाँ पे 143 के दो अलग अलग क्षेत्र में बन रहे हैं, दो अलग अलग एरिया में बन रहा है, इसलिए 103 से 143 हम बोलते हैं इधर, और उधर जबकि 103 से टोटल वो पूरा एरिया ज़्यादा है उसमें। तो याद हो गया होगा कि किसका छाया क्षेत्र अधिक होता है, एस तरंगों की छाया क्षेत्र अधिक होती है, जबकि पी तरंगों की छाया क्षेत्र जो थी वो कम होती है। ठीक है, इसमें लिखना पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वह स्थान, पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वह स्थान आंतरिक भाग के संगठन पर प्रकाश डालता है, आंतरिक भाग के संगठन पर प्रकाश डालता है। ठीक, तो पृथ्वी के जो भूकंपी तरंगों की गति होती है, गमन करते हैं, उसके आधार पे भी तो हम बता रहे हैं ना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, द्रव अवस्था में। इसी से पता चल रहा है ना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वह स्थान, पृथ्वी के भूपटल पर स्थित वह स्थान जहां कोई भी तरंग नहीं पहुंचती, जहां कोई भी तरंग नहीं पहुंचती, भूकंपी छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंपी छाया क्षेत्र कहलाता है। एस तरंगों का अंकन मतलब एस तरंगें कहाँ कहाँ दिखाई देती है। एस तरंगों का अंकन पृथ्वी के केंद्र से एस तरंगों का अंकन पृथ्वी के केंद्र से 103 डिग्री कोणीय दूरी के बाद नहीं होता है। 103 डिग्री कोणीय दूरी के बाद नहीं होता है। ठीक है, अभी आप बना के तो वैसे भी लिख लोगे इस चीज को, याद तो हो गया होगा। 103 के बाद उनका छाया क्षेत्र बनता है। एस तरंगों की जो छाया क्षेत्र होती है 103 डिग्री कोणीय दूरी के बाद बनता है, क्योंकि यहाँ पे तरंगों का गमन नहीं होता है। रीजन क्या होगा, क्योंकि बीच में द्रव अवस्था है, और जो एस तरंगें होती हैं वो द्रव अवस्था में गमन नहीं करती। ठीक, इसमें आगे इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी का वायुकोर तरल या अर्ध तरल अवस्था में है।
पृथ्वी का वायुपुर तरल अथवा अर्ध तरल अवस्था में है। अर्ध तरल अवस्था में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एस तरंगें होती हैं वो द्रव अवस्था में गमन या तरल अवस्था में गमन नहीं करती। ठीक, अगर ना मतलब नेक्स्ट पॉइंट से पी तरंगों का अंकन पृथ्वी के केंद्र से पी तरंगों का अंकन पृथ्वी के केंद्र से 143 डिग्री और 103 डिग्री की कोणीय दूरी 143 डिग्री और 103 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको आप बना के भी याद कर सकते हो। फिगर याद रहेगा कि 103 से 143 से 103 के बीच में इनका छाया क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ पे इनकी गति मतलब इनका अंतर नहीं हो पाता है। जो ये अंतर है ना, अंतर मतलब जो गमन रेखाएं हैं, तरंगे हैं, जबकि उसमें क्या है 103 से 103 के बीच में नहीं होती है। तो किसका छाया क्षेत्र अधिक है? जब आपको पूछा गया तो साइड तरंगों की छाया क्षेत्र अधिक है, साइड एरिया ज्यादा है, जबकि पी तरंगों का छाया क्षेत्र जो होता है वो कम होता है। ठीक, आगे लिखो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंपीय असंबद्धता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भू संबद्धता। वो संबंध इसमें क्या पढ़ना है? हाँ, इसमें आपको मोहे का पढ़ना है, गुटेनबर्ग, कॉनराड, रेप्टी और लेमन, 5 लोगों के बारे में पढ़ना है। और ये जो असंबद्धता ना, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता तो असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब असमान स्थिति, समान स्थिति नहीं। जैसे पृथ्वी का 3 भागों में बांटेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। 83% भाग मेटल का होता है, ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका कोर है। ये 0 से लगभग कितना होता है इसकी? ये 0 से आपका 0 से 30 हम लोग मानते हैं, और लेकिन टोटल इसकी जो होती है कितनी होती है? 700 तक आती है। फिर 700 से 2900, फिर 2900 से 6378। ठीक है, लेकिन इसके विभागों को अलग अलग भाग में बांटते हैं। इस ये जो असंबद्धता देखने को मिलती है ना, यह असंबद्धता किसके आधार पर डिसाइड की गई है? भूकंपी तरंगों के गमन के आधार पर। किसके आधार पर डिसाइड की गई है? भूकंपी तरंगों का जो गमन होता है, अर्थात उनकी जो गति है, उस आधार पर असंबद्धता को दिखाया गया है। जो पहली असंबद्धता होती है, जो क्रस्ट भूपर्पटी, ये आपका मेंटल, और ये आपका क्या है? कोर। ये असंबद्धता जो होती है इसको बोलते हैं मोहे। मोहे असंबद्धता क्या बोलते हैं?
और ये वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असमर्थता, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जो आपका भूपर्पट्टी होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है ऊपरी भूपर्पट्टी, ठीक है, इसको बोलेंगे ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो ऊपरी और लोअर के बीच में जो असमर्थता देखने को मिलती है वो भूकंपी तरंगों के आधार पे ही बताया गया, ठीक है, कि भूकंपी तरंगों की गति यहाँ पे अलग होती है और यहाँ पे अलग होती है। इस आधार पे दोनों के बीच, परतों के बीच में देखा गया कि यहाँ पे असंबद्धता दिखाई देती है, डिसकंटिन्यूटी, मतलब समानता नहीं है, कंटिन्यूअस एक जैसी स्थिति नहीं है, इसीलिए इसको असंबद्धता बोला गया। और इसका क्या नाम रखा गया, कोनार्ड या कॉनराड बोलते हैं ना इसको, कॉनराड या कोनार्ड भी लिखा होता है, कोनार्ड में बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो होती है ये आपको यहाँ मिलती है, जो मेटल के बीचों बीच देखने को लगभग मिलती है, ठीक। ये इसका नाम क्या होता है, रेपेटी, क्या नाम है, रेपेटी असंबद्धता, पूरा लिख लेना, कॉनराड असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो होता है, अच्छा इसका नाम क्या है, अपर मेंटल, लोअर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और ये अपर कोर, लोअर कोर, इनर कोर, सॉरी अपर कोर, इसको क्या बोलेंगे, इनर कोर। इसको वाय कोर, आंतरिक कोर, ऊपरी मेंटल, निचला, इसके ऊपरी क्रस्ट, निचला, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेमन या लेमन बोलते हैं, लेमन असंबद्धता, ठीक है। ये क्रम याद रखना कि सबसे ऊपर कौन सा है, कॉनराड है, उसके बाद क्या आता है, मोहे आता है, ध्यान देना। वैसे पहले मुख्य रूप से कितने हैं, दो ही है, एक मोहे असंबद्धता है, दूसरा है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। बट जो आपकी भूपर्पट्टी होती है वहां पर भूकंपी तरंगों की गति के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अपर क्रस्ट, दूसरा होता है लोअर क्रस्ट। और ये जो असंबद्धता दिखाई देती है यहाँ पे जो डिवाइड करता है दोनों को, उसका हम नाम क्या रखिए, कॉनराड असंबद्धता या कोनार्ड असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। वैसे मेंटल का भी है, इनको भी दो भागों में, एक रेपेटी, कौन डिवाइड करता है, रेपेटी, और तीसरा जो होता है अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को डिवाइड करने वाला कौन है, लेमन, ठीक है। और इसके पहले इनका विभाजन किए थे ना रासायनिक संगठन के आधार पे, हाँ, सीमा, सियाल, पहले सियाल है, फिर सीमा है, फिर निफे। गलती कहाँ होती है, सबसे होती है पहले सीमा ही याद होता है, सीमा, सियाल, निफे ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सियाल, सीमा, निफे। और ये भूकंपी तरंगों की गति के आधार पे असंबद्धता को दिखाया गया है। इनका क्रम याद रखना, सबसे ऊपर कॉनराड आता है, फिर आपका मोहे आता है, फिर दोबारा रेपेटी, फिर गुटेनबर्ग, लेमन, ठीक है। मुख्य रूप से कौन कौन सी है, एक तो मोहे है मेन, जो कि भूपर्पट्टी को मेंटल से अलग कर देती है, और फिर आपका अगला जो है गुटेनबर्ग है, जो मेंटल को कोर से अलग करती है, ठीक। इसमें लिखना। हाँ, अब देखो भूपर्पट्टी के बारे में बताते हैं। क्या भूपर्पट्टी क्या है, भूपर्पट्टी जो होती है ये ऊपरी भाग है, और ये महाद्वीपों की इसकी जो मोटाई होती है, महाद्वीप जो होते हैं वहां पे कितना है, लगभग 30 किलोमीटर। महाद्वीपों पे भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरों पे इनकी मोटाई कितनी है, वो कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। महासागरों पे इनकी मोटाई जो होती है कम, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है। तो भूपर्पट्टी का जो निर्माण है, अर्थात जो क्रस्ट है, वो कौन सी नवीन है, आपकी जो महाद्वीपी है या महासागरी, दोनों में कौन सी नवीन है, महासागरी जो भूपर्पट्टी होती है वो ज्यादा नवीन है, वो अधिक, वो बाद में बनी है, जबकि महाद्वीपी जो है वो पहले बनी है। भूपर्पट्टी की बात करो, ठीक है, क्रस्ट की। और अगर हिमालयी क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग ये 70 किलोमीटर के आसपास आता है। कितना होता है, इनकी मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। भूपर्पट्टी के बारे में ये पहले लिखना, भूपर्पट्टी, यह पृथ्वी का सबसे वार परत है, यह पृथ्वी का सबसे वाय परत है। यह पृथ्वी का सबसे
वाय परत है। दो अन्य परतों की तुलना में या दो अन्य परतों की तुलना में पतली, ठोस, कठोर, ये क्या है, एक वाय परत है। इसका जो आकार है वो कैसा है, ये पतला है, ठोस है, ठीक है, और भंगुर है। कैसा है, भंगुर। भंगुर मतलब हाँ टूटने वाले, जिसमें आसानी से अपक्ष अपर्दन होते हैं। पतली, ठोस और भंगुर। ठोस मतलब क्या होगा, कठोर होगा, ठोस है तो कठोर होगा, ठीक है। अगला है ना, क्रस्ट की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं है। क्रस्ट की जो मोटाई है सभी जगह कैसा है, एक समान नहीं है। सभी जगह समान नहीं है। जैसे महासागरों पे कितनी है, 5। महासागरों के पास इनकी मोटाई कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर है। ये सब लगभग में होता है, ठीक है, कहीं पे कम कहीं ज्यादा। और महाद्वीपों के पास कितनी है, महाद्वीपों के पास इनकी मोटाई जो है लगभग 30 किलोमीटर है। अगर मान लो महाद्वीपों में भी अगर हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो लगभग वहां पे अनुमान लगाया है 70 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि हिमालय तो महाद्वीप पे स्थित है। हिमालय के आसपास के क्षेत्र में कितनी है, 70 किलोमीटर। यह 70 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि महासागरों पे भूप्रकृति की या क्रस्ट की मोटाई अधिक है या महाद्वीपों पे, महाद्वीपों पे क्रस्ट की जो मोटाई है वो अधिक है। इसको याद रखना, ठीक है, ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि मोटाई कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, महाद्वीपों पे मोटाई जो होती है वो क्रस्ट की मोटाई सबसे ज्यादा होती है, या भूप्रकृति की मोटाई सबसे ज्यादा महाद्वीपों पे होती है, ठीक है। इसको याद रखना, भूलना मत। अगला लिखना, ये सब औसत मोटाई है। कैसी मोटाई है, औसत मोटाई है। तो हम एवरेज लेते हैं ना लगभग, तो ये सब कैसी मोटाई है, औसत मोटाई है। महाद्वीपीय क्रस्ट अधिकांशतः प्राचीन व आर्कियन है। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है कैसी है, प्राचीन है। कैसी है, ये प्राचीन और किससे बनी हुई है, आर्कियन क्रम की है, ठीक है। आर्कियन पता ना, आर्कियन, कुडप्पा वगैरह, ठीक है, धारवाड़ आर्कियन, प्राचीन व आर्कियन। जबकि महासागरीय क्रस्ट, अगला है महासागरीय क्रस्ट के बारे में, ये जुरासिक काल में, कौन से समय में है, जुरासिक, डायनासोर का टाइम। महासागरीय कब की है, महासागरीय क्रस्ट जो है आपकी ये जुरासिक किसके टाइम है, जुरासिक काल की। ये तो याद रहता है सबको, महासागर महाद्वीपों पे, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना कि महाद्वीपीय क्रस्ट प्राचीन है या महासागरीय क्रस्ट प्राचीन है। तो महासागरीय क्रस्ट जो है नवीन है अपेक्षाकृत किसके, महाद्वीपीय क्रस्ट के, ठीक है। इसको भूलना मत, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है इसको, ठीक है। कौन से किस समय की है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नवीन है कौन प्राचीन है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि आपसे एग्जाम में कि जुरासिक काल में बनी है या आर्कियन क्रम में बनी है। आपसे पूछेगा स्टेटमेंट में देखे कि महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट से नवीन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रहेगा तो ये गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो प्राचीन है, जबकि आर्कियन के बाद जुरासिक वगैरह आता है। तो नवीन कौन होगा, जो बाद में होगा, आज के समय से देखेंगे पहले जो होगा, तथा महासागरीय क्रस्ट का निर्माण पहले मतलब अभी हुआ है, नवीन है। जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण उससे प्राचीन मतलब बहुत पहले हुआ, ठीक है। अगला लिखना, इसी में लिखना होगा ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट का अधिकांश भाग सियाल से बना है। किससे बना है, सियाल से बना है।
सियाल, सियाल बताया था ना। सिलिकॉन प्लस एल्यूमीनियम। हाँ, इसका जो क्रस्ट है ये ऊपरी क्रस्ट मतलब पूरे भूप्रपंडी की बात करेंगे किससे बना हुआ है, सियाल से बना हुआ है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। भूप्रपंडी का निर्माण किससे हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ, अधिकांशतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक, अगला पढ़ लेते हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 से कितना होता है, 2.7 लगभग हम मानते हैं एवरेज में, 2.7 से 3.3 तक। ठीक, इसका औसत घनत्व कितना होता है, औसत लिखेंगे तो 2.7 लिखेंगे, इसका घनत्व कितना है 2.7, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व कितना है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो निचला क्रस्ट आएगा उसका कितना रहेगा, वो 3.3 तक चला जाएगा। तो अगर हम दोनों की रेंज लिखेंगे या तो दोनों की यहाँ पे साथ में रेंज लिख लो, ये अपर क्रस्ट का है, किसका है, अपर क्रस्ट का। लोअर क्रस्ट का कितना जाएगा 3.3, क्योंकि नीचे जाने पे घनत्व तो क्या होता है, घटता है बढ़ता है, बढ़ता है। तो इसका रेंज क्या होगा, ये अपर क्रस्ट का है, साइड में लिखना अपर क्रस्ट, ये किसका है, अपर क्रस्ट। और लोअर क्रस्ट का कितना हो जाएगा 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा लोअर क्रस्ट का। तो नीचे जाने पे ऐसा भी याद होगा कि मतलब 2 पॉइंट, इसका जो रेंज होगा क्या होगा 2.7 से 3.3 के बीच में है क्रस्ट की डेंसिटी। जो क्रस्ट की डेंसिटी है 2.7 से 3.3 तक है। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब तीनों चीज जो है नीचे जाने में बढ़ती है, घनत्व हो, तापमान हो, दाब हो। ठीक है, ऐसे याद कर लो, तीनों चीज नीचे जाने के बाद बढ़ती है, वो घनत्व है, ताप है और दाब। ठीक, अगला पॉइंट लेते, यह पृथ्वी के 60 में पृथ्वी के समस्त आयतन का 1% है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 1% है, ऐसे लगभग 1% है। पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। ठीक, की तुलना में 6,378 किलोमीटर है की तुलना में क्रस्ट की मोटाई नगण्य है। जो क्रस्ट की मोटाई है वो क्या है, नगण्य है। उसकी तुलना में तो नगण्य ही है ना। भूप्रपट्टी में कुछ पदार्थों की मात्रा की बात है। ठीक है, लिखना भूप्रपट्टी की रचना में रचना के सामान्य तत्व। भूप्रपट्टी में जो सामान्य तत्व होते हैं उनका उनकी प्रतिशत है भूप्रपट्टी के हिसाब से। सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। अब पूरा नाम लिख लो, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना होता है 46.6% होता है, याद करना है 66, ठीक है 46.6%। उसके बाद आपका कौन सा था, सिलिकॉन का सिंबल बताना। सिलिकॉन कितना होता है, लगभग 27.7%। ठीक है, लगभग में लिखते हैं 27.7, इसके भी लास्ट में, इसके भी लास्ट में। ठीक, अगला जो है एल्यूमिनियम। लगभग कितना होता है, ये 8% के आसपास होता है। 8.13% हम करते हैं, कहीं कहीं पे 8% भी लिखा रहता है। ठीक है, अगला जो है आपका कौन सा है, एल्यूमिनियम के बाद क्या है, लोहा, Fe लिखना।
आयरन 5% है। आयरन कितना है? 5% है। ठीक है। इसके बाद आप लिख लेना, सिर्फ नाम लिखना, परसेंटेज की याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे बस क्रम याद करना है। क्रम में लिखना है। आयरन के बाद क्या आएगा? कैल्शियम, फिर सोडियम, इसके बाद क्या आता है? कैल्शियम आता है, फिर सोडियम का नंबर आएगा, फिर पोटेशियम है, सबसे कम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्रम है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पे। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किसका होता है? कम से कम 4 याद रखना परसेंटेज के साथ में। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले पदार्थ हैं या रासायनिक संगठन है जिनकी प्रतिशतता दी गई। सबसे ज्यादा कौन होता है भू प्रॉपर्टी में? ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन है, मान लो उसमें लिखा है धातु की बात हो रहा है, सिलिका में क्या है? सिलिका ने क्या है? धातु या धातु या मिश्र, सॉरी हाँ मिश्र धातु, वो धातु भी बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो सिलिकॉन उसमें आता है, लेकिन धातु करके स्टार्टिंग होगी तो सिलिकॉन आता है सबसे पहले। कौन सी धातु सबसे ज्यादा भू प्रॉपर्टी में है? सिलिकॉन। लेकिन ओवरऑल बात की जाएगी तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मतलब आंसर बदल जाएगा। अगला एक मेंटल, मतलब मेंटल क्या है? मेंटल। एक बार स्टार्टिंग में बताया था भू प्रॉपर्टी का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्टी चट्टानों से हुआ। जहाँ कहीं साइड में जगह हो तो वो भी लिखिए, एक साथ में हो जाएगा ना। जहाँ पे लिखे हो बेसाल्टी चट्टानों से होगा। भू प्रॉपर्टी का निर्माण किनसे होता है? कौन सी चट्टानों से होगा? बेसाल्टी। ये बेसाल्टी चट्टानों से बने हुए हैं। किन चट्टानों से बने हुए हैं? बेसाल्टी चट्टानों से भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे लिखना मेंटल। भू प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल पाया जाता है। मेंटल है, ये क्या होता है? ये मध्यवर्ती परत है। कैसी परत है? मध्यवर्ती परत है। और ये किसके किसके बीच में पाया जाता है? आपका भूपर्पटी, भूपर्पटी में कोर के बीच में पाया जाता है। और ये किससे बना होता है? सीमा से, अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पे किसकी मात्रा अधिकता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है। जो आपका मेंटल होता है, स्थल मंडल सबसे ऊपर वाला जो होता है, अच्छा भू प्रॉपर्टी के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। जबकि उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इसको लिखवा दो, ठीक है। उसके जो नीचे वाला होता है एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और आपका मेंटल जो होता है मध्यवर्ती परत है, ये भू प्रॉपर्टी व कोर के बीच में स्थित है और ये सिलिका और मैग्नीशियम से अर्थात सीमा से बना हुआ है। ठीक, ये मोह रोविक, ये मोह रोविकिक बोलते हैं ना, मोह असम्मतता को। ये मोह रोविकिक असंबद्धता से कहाँ तक होती है? 2900 किलोमीटर तक। कहाँ तक होती है? 2900 किलोमीटर तक होती है या पाई जाती है।
ये कहाँ से कहाँ तक होती है? मोहे असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, 83% भाग घेरे हुए। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए? 83% भाग घेरे हुए। कुल आयतन का 83% भाग, ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? 83% भाग है। मेंटल मतलब मेंटल का आकार काफी ज्यादा बड़ा है उन दोनों की अपेक्षा की, बहुत बड़ा, ठीक है, 83% है लगभग। जो ऊपरी मेंटल होता है और निचला मेंटल, उनको कौन अलग करता है? रेपेटी अलग करता है। जबकि मेंटल को उससे कौन अलग करता है? भूपरपट्टी से मोहे, या क्या बोलते हैं, मोहोरो, ठीक है, ये अलग करता है। और मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? कोटेनबर्ग करता है। उसको एक दो बार लिख लेना, अरेंज करने के लिए भी दे सकता है, मतलब या तो मैचिंग में पूछ सकता है, या मिलान क्या बोलते हैं, सामने सामने देके पूछ सकता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया? मोहे असंबद्धता। इसके बाद ये वाला जो आपका कौन सा है? गुटेनबर्ग। और ये वाला जो आपका है, ये है आपका कोनार्ड या कॉनराड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोनार्ड बोलते हैं। और ये वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेपेटी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? लेमन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक, क्रम। मान लो इसमें आप ऐड कर सकते हो कि मेंटल को भूपरपट्टी से कौन अलग करता है? मोहे अलग करता है। मेंटल को कोर से कौन अलग करता है? कोटेनबर्ग अलग करता है। मेंटल को भी दो पार्ट में कौन डिवाइड करता है? रेपेटी डिवाइड कर सकता है। तो 3 पॉइंट और बढ़ जाएंगे इसके ऊपर मेंटल के, वैसे उसके भी बढ़ेंगे। उसके कौन कौन से? एक तो मोहे कॉनराड को बोल देना, और दूसरा क्या हो जाएगा? मोहे असंबद्धता। दोनों असंबद्धता जो है, एक तो क्रस्ट को दो भागों में बांटती है, पहली बात तो कॉनराड, और क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करती है वो मोहे होती है, ठीक है, वहां भी ऐड कर सकते हैं, तो पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, ठीक। इसमें आगे लिखा मेंटल परत का औसत घनत्व, इसका औसत घनत्व कितना होता है? 3.3 से 5.5। औसत घनत्व कितने होते हैं इनके? 3.3 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3.3 से 5.5। पहले कितना था? 2.7 से 3.3, अब 3.3 से हम 5.5 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्रम से आ रहा है, तो नीचे जाने पे घनत्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर का तापमान लिखो। तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तापमान कितना होता है? 900 से 2200। 900 से 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 900 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटल का तापमान लगभग रहता है। तापमान यहाँ पे ज्यादा है, इससे पता चलेगा कि इस भाग में क्या है, मैग्मा वगैरह लावा पाए जाएंगे, ठीक है। तापमान अधिक होने से ये भी अनुमान लगता है, ठीक। एक होती है संवहनी धाराएं। कौन सी धाराएं होती है? संवहनी धाराएं, जो कि कहाँ निकलती है? दुर्बलता मंडल में देखी जाती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कहाँ पे होता है? दुर्बलता मंडल जो होता है आपका ये स्थल मंडली वाला ऊपर कौन सा भाग है? स्थल मंडल। इसके बाद जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल, ये वाला जो पार्ट होता है, दोनों को मिला के क्या बनता है? दुर्बलता मंडल। इसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर।
इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, ये स्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है। अर्थात ये ऊपर वाला भाग कैसा है, ठोस अवस्था में है, ये दुर्बलता मंडल कैसा है, द्रव अवस्था में। और जो ऊपरी पार्ट है, अगर ये द्रव अवस्था में, इसका मतलब ऊपरी वाला पार्ट उस पे तैर रहा है, ऊपरी वाला पार्ट उस पे तैरेगा ना। तो जो भूकंप की स्थिति बनती है, हम भूकंप का जो अनुमान लगाते हैं, भूकंप क्यों आता है, तो प्लेटों का खिसकाव होता है। तो प्लेटों का खिसकाव अगर पूरी की पूरी ठोस अवस्था में होती तो खिसकाव कैसे होता, नहीं होता। इसका मतलब उसके नीचे कहीं ना कहीं द्रव अवस्था में कुछ पाया जाता है, अर्थात उसके ऊपर प्लेटें क्या होंगी, आराम से क्या करेंगी, फ्लो करेंगी, तो एक दूसरे से टकराव होता है, जिसकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है दुर्बलता मंडल के ऊपर। ठीक है, और दुर्बलता मंडल क्या है, यहाँ पे तरल अवस्था में होती है, तरल अवस्था फ्लूइड फॉर्म में होती है। तो फ्लूइड, और जब लावा का जो उत्पत्ति होती है, मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो यहाँ से लावा की उत्पत्ति होती है। लावा जब बाहर, मतलब जो आग होता है, लावा इसको बोलते हैं, जब वो नीचे होता है, मतलब क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जब बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। ठीक, और इसमें लिखना भी, अगला एक है क्रोड। क्रोड में पहले इसका एथेनोस्फीयर का नहीं लिखा है, इसको लिखो। मेंटल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल तथा निचला, जिसको मीजोस्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। अपर एंड लोअर। ठीक है, ऊपरी मेंटल के ऊपर स्थित दुर्बलता मंडल, जो ऊपर लिखा है दुर्बलता मंडल, जिसको दुर्बलता मंडल या करके एथेनोस्फीयर लिखूंगा। एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। इसके ऊपर स्थित एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पाई जाती है। ठीक है, एस्थेनो का मतलब होता है दुर्बल, क्या होता है, दुर्बल, इसीलिए इसका नाम क्या है, दुर्बलता मंडल। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो लावा यहीं से निकलता है। जब ज्वालामुखी जब निकलती है तो जो लावा का उद्गार होता है कहाँ से होता है, एस्थेनोस्फीयर से होता है। कहाँ से होता है, एस्थेनोस्फीयर से ही होता है। अगला एक ना क्रोड या कोर, जिसको बोलते हैं ना, क्रोड। ये आंतरिक भाग है, सबसे आंतरिक भाग। सबसे आंतरिक भाग है, इसका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या है, घनत्व इसका सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है, कितना होता है, लगभग 12 से 13 ग्राम, 13 मतलब 13.5 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो घनत्व होता है कितना होता है, 12 से 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होता है। और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ये किससे मिलकर बना होता है, निफे से। किससे बना होता है, निफे, निकिल प्लस आयरन से बना होता है। किससे बना होता है, निकिल और आयरन। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, अपर और इनर। ठीक है, एक ऊपर वाला मतलब बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, यहाँ पे जो लेमैन डिवाइड कर रहा है कोर को दो भागों में,
एक अपर होगा, अपर कोर मतलब बाह्य कोर, और एक इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। ठीक है, और इसकी मोटाई जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, किसके बाद ये स्टार्ट होता है, गुटेनबर्ग के बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2900 से लेके 29 की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 2900 से क्या बचेगा 6378 किलोमीटर के बीच में। और दोनों के बीच में कौन सी असंबद्धता है, मतलब असंबद्धता दिखाई देती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और क्रोड को कौन अलग करता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता जो होती है दोनों को अलग करती है। अगला पॉइंट लिखना, इसका घनत्व लिखना। अच्छा, घनत्व हो गया ना, सबसे आंतरिक भाग है, घनत्व कितना है, मतलब सर्वाधिक होता है, निकिल और आयरन से मिलकर बना है, इसकी मोटाई ये। ठीक, और कुछ चीजें और उसको एक है पीजी तथा एसजी तरंगे। क्या लिखना, पीजी तथा एसजी तरंगे। अब इनसे अलग है थोड़ा सा हटके, मतलब आंतरिक भाग का ही पार्ट है वो। एक पी तरंगे थी जैसे, वैसे अब आएंगे पीजी तरंगे। ठीक है, और एसजी ये नाम है। ठीक है, ध्यान दें, एक है पीजी तथा एसजी तरंगे। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना है किन की स्पीड कम होती है, किन की स्पीड ज़्यादा होती है, बस इतना याद रखना है। एक होता है पीजी और एसजी तरंगे। जो पी तरंगे होती है उनकी गति अधिक होती है, जबकि पीजी तरंगों की गति उससे कम होती है। तो वैसे एस तरंगे अधिक होंगी और एसजी तरंगों की गति कम होती है। ठीक है, इसमें देखना एक क्रोएशिया है। क्रोएशिया के कहाँ इनको देखा गया था सबसे पहले, क्रोएशिया में देखा गया था। क्रोएशिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में है। इसकी राजधानी जाग्रेब। इसकी राजधानी क्या है, जाग्रेब। क्रोएशिया एक एड्रियाटिक सागर को टच करती है कि नहीं, टच करती है, एड्रियाटिक सागर को टच करती है, मतलब स्पर्श करती है। ठीक है, क्रोएशिया में इसको देखा गया था, और ये किसके समान है, पी तथा एस तरंगों के समान है। लिखना होगा, पी तथा एस तरंगों के समान है। क्रोएशिया में एक घाटी है जिसका नाम है कुपा घाटी, वहां पे इसको देखा गया था। ये पी व एस तरंगों के समान, तरंगों के समान है, और उनकी गति जो है गति क्रमशः पी व एस से कम होती है, पी व एस तरंगों से कम होती है। ठीक है, पी व एस तरंगों से कम होती है। बस इतना दिमाग में बैठाना, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। कहाँ मिला था वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि ये पी और एस तरंगों से इनकी गति ज़्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, या स्टेटमेंट में दे देगा कि पीजी तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, तो ये गलत है कि पीजी तरंगों की गति जो होती है वो पी तरंगों से कम होती है, या एसजी तरंगों की गति एस तरंगों से कम होती है। अगला है पी स्टार तथा एस स्टार तरंगे। अगली तरंगे कौन सी है, पी स्टार और एस स्टार तरंगे। जो पी स्टार और एस स्टार तरंगे होती हैं, इनकी गति जो होती है
पी और पीजी के बीच में होती है। जो पी स्टार की गति होगी, पी स्टार की गति होती है वो किसके बीच में होती है? पी व पीजी तरंगों के बीच होती है। वैसे एस स्टार तरंगों की गति कितनी होगी? सेम, ठीक है। पी व पीजी तरंगों की गति के बीच, सॉरी एस व एस जी तरंगों के बीच होती है। किसके बीच होती है? एस व एस जी तरंगों के बीच होती है। बस इतना ही पूछेगा आपसे, पीजी क्या है, पी स्टार क्या है, ठीक है। ये तरंगों की गति है। तरंगों की गति जैसे स्पीड होता है ना कि 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और आगे जाएंगी तो हो सकता है बढ़ जाएंगे। तो असंबद्धता को जनरली दिखाती है किस जगह पे इनकी गति अधिक है और किस जगह पे कम है। तो पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका पी स्टार है, फिर पीजी है, ठीक है। उसके बाद पी के बाद पी तरंगों की गति सबसे ज़्यादा, उसके बाद एस तरंगों की होती है। अगर पी और एस की तुलना करेंगे तो पी की ज़्यादा होती है, एस की कम होती है। लेकिन पी और पीजी में देखेंगे तो किसकी ज़्यादा है? पी और पीजी में से देखेंगे तो पी की ज़्यादा है, फिर पी स्टार की है, फिर पीजी की, ठीक है। बस इतना ही यहाँ से।